प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली 3 ऑनलाइन क्लासों में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कारक पढ़ रहे थे। कारक के अब तक हमने तीनों पार्टों में उनके कारक की परिभाषा, उनके भेद और उनका भेदों का विस्तार से वर्णन पढ़ा, जिसमें हमने 5 भेद पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 6, 7 और 8 यानी 7, 6, 7 और 8वां भेद। लेकिन उससे पूर्व एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कारक क्या है और किसे कहते हैं, और भेदों को एक बार थोड़ा सरसरी नज़र से तेजी से कर लेते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक और 6ठा है संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। पहली ऑनलाइन क्लास के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक टेबल ब्लैक बोर्ड पर समझाई थी कारक की और उसकी विभक्तियाँ। पिछली 3 ऑनलाइन क्लासों में हम कारक को विस्तार से पढ़ लिया। आगे अब हम चलते हैं छठे कारक में। छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों को प्रकट हो उसे हम संबंध बोधक कारक कहते हैं। उसे हम संबंध बोधक कारक कहते हैं। विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, काके की संज्ञा के लिए आती है, रा, रे, री और ना, ने, नी सर्वनाम के लिए आती है। संबंध कारक के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? पहला है अधिकार जताने के लिए। अधिकार बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे यह पंकज की पुस्तक है, यानी यहाँ बताया गया है कि पुस्तक है वो पंकज की है, उसके ऊपर उसका अधिकार है, इसलिए की कारक है। मोल भाव लेने के लिए बाजार में हम जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं तो उनका भावताव करते हैं। उसी में है ये आम 50 रुपए के हैं, यानी ये बताया गया है कि आम का जो भाव है वो क्या है? 50 रुपए। फिर है परिणाम बताने के लिए। अगर हम माप तोल या दूरी को नापते हैं तब परिणाम में आता है, तो उसमें है 2 मील की दूरी और 1 किलो का बाट। ऐसे जो वाक्य है वो उन सभी में प्रयोग है वो इस कारक का, संबंध कारक का किया जाता है। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके काल यानी समय का बोध होता हो। इसकी विभक्ति है में और पर। अधिकरण का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकरण का प्रयोग होता है समय का बोध कराने के लिए, स्थान का बोध कराने के लिए और निश्चित समय का बोध कराने के लिए। समय का बोध कराने के लिए हम देखिए, मैं दिन में सोता हूँ, यानी कर्ता द्वारा सोने की क्रिया दिन में, यानी समय का बोध करा रहा है कि वो दिन में हो रही है, इसलिए यहाँ में अधिकरण कारक है। और स्थान का बोध कराने के लिए पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही है, यानी ये स्थान का बोध भी करा रहा है और ये आधार भी बता रहा है कि संज्ञा का आधार क्या है। यहाँ पर चिड़ियों का चहकाने की क्रिया पेड़ के ऊपर हो रही है, तो ये उसका स्थान भी बता रहा है और उनके बैठने और चहचहाने का स्थान भी बता रहा है और आधार भी बता रहा है। फिर है निश्चित समय का बोध कराने के लिए, तुम विद्यालय ठीक समय पर पहुंचो। यहाँ पर निश्चित समय का बोध करा रहे हैं विद्यालय पहुंचने का, कि ठीक समय पर विद्यालय पहुंचना है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। उसके बाद 8वां है और अंतिम है संबोधन कारक।
संज्ञा या सर्वनाम से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां देखिए, हे, अरे, ओ आदि। इसका प्रयोग देखिए, इसके प्रयोग के कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ सीधा प्रयोग है इसका। पहला प्रयोग आप देखिए, ओ रामू इधर आओ, अरे भाई इधर आना। अरे भाई, ओ रामू, यहाँ पर ओ और अरे ये दोनों संबोधन कारक है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 4 ऑनलाइन क्लासों में आज कारक का अध्याय पूरा किया है। इस अध्याय के बाद आपको एक PDF भेज दी जाएगी। उस PDF को और इन नोट्स को आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नई किताब बसंत के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।